अनीता नाम बताया था उसने। उम्र करीब 40 साल, सिंपल साड़ी, लंबी चोटी, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, आंखों में एक अजीब सा कुतूहल जो उसे खास बनाता था। 2-4 दिनों से देख रहा हूँ उसे। हमारी यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर बनकर आई है और मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ। साहित्य में रुचि होने की वजह से मैं अक्सर लाइब्रेरी में 1-2 घंटे बिताता हूँ। वह भी अक्सर वहीं बैठी दिख जाती है। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, क्या आप भी साहित्य में रुचि रखती हैं? जी हाँ, बड़े बड़े कवियों की कविताएं और शायरी पढ़ना खास तौर पर पसंद है। मैं भी छोटी मोटी कविताएं लिख लेती हूँ। वाह, तब तो खूब जमेगी हमारी, मैं उत्साहित होकर बोला। उसकी आंखों में भी चमक उभर आई थी। हमारी बनने लगी। अक्सर हम लोग लाइब्रेरी में पुरानी किताबें निकालते और फिर घंटों चर्चा करते। व्याख्याओं के लिए लाइब्रेरी में 2 कमरे बने थे जिनमें शीशे के दरवाजे थे ताकि बातचीत से दूसरे डिस्टर्ब न हों। एक दिन मैंने सवाल दागा, मैंने अक्सर देखा है आप घंटों यहाँ रुक जाती हैं, घर में पति वगैरह इंतज़ार। मैंने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। वह हंस पड़ी। नहीं, मेरे घर में पति नाम का जीव नहीं जो चाबुक लेकर मेरा इंतज़ार कर रहा हो। चाबुक लेकर? मैं हंसा। जी हाँ, पति चाबुक लेकर इंतज़ार करे या फूल लेकर, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। कुंवारी? मैं चौंका और फिर कुर्सी उसके करीब खिसका ली। यानी आपने अब तक शादी नहीं की? मगर क्यों? कभी पढ़ने का जुनून रहा तो कभी पढ़ाने का। शायद एक वजह यह भी है कि आप जैसा कायदे का शख्स मुझे मिला ही नहीं। तो क्या मैं आपको मिलता और प्रपोज करता तो आप मुझसे शादी कर लेती? मैंने शरारती लहजे में कहा। सोचती तो जरूर, उसने भी आंखें नचाते हुए कहा। वैसे आपको बता दूं, घर में मेरा भी इंतजार करने वाला कोई नहीं है। क्या आप भी कुंवारे हैं? कुंवारा तो नहीं, पर अकेला जरूर हूँ। बीवी शादी के 2 साल बाद ही एक दुर्घटना में। उफ सॉरी। तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? कोई बच्चा है? हाँ, एक बेटा है, बेंगलुरु में पढ़ रहा है। अभी तक बीवी को भूल नहीं पाया हूँ। कहते हुए मैं उठ खड़ा हुआ। मेरी क्लास का समय हो रहा है, चलता हूँ, कहकर मैं चला आया। उस पल अपनी बीवी का ख्याल मुझे उद्वेलित कर गया था। मैं स्वयं को संभाल नहीं पाया था, इसलिए चला आया। मेरी संवेदनशीलता को उसने भी महसूस किया था। अगले दिन वह स्वयं ही मुझसे बात करने आ गई। बोली, आई एम सॉरी, आप वाइफ की बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए थे। हाँ, दरअसल मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसके बाद बेटे को मैंने ही संभाला। आज वह भी मुझसे दूर है तो थोड़ा दिल भर आया था। मैं समझ सकती हूँ। वैसे मुझे लग रहा है कि आप संवेदनशील होने के साथ साथ बहुत प्यारे इंसान भी हैं। मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद हैं। अच्छा, तो आप मुझे पसंद करने लगी हैं? उसकी बात का रुख अपने फेवर में करने का प्रयास करते हुए मैं हंस पड़ा। वह कुछ बोली नहीं, बस नज़रों से स्वीकृति देती हुई मुस्कुरा दी। माहौल में रोमानियत सी छा गई। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। समान रुचि और एक जैसे हालात होने के साथ साथ एक दूसरे को पसंद करने की वजह से हम अब अक्सर खाली समय साथ ही बिताने लगे थे। मैं अक्सर उसके ख्यालों में गुम रहने लगा, न चाहते हुए भी लाइब्रेरी के चक्कर लगाता। 44 साल की उम्र में आशिकों जैसी अपनी हालत और हरकतें देखकर मुझे हंसी भी आती और मन में एक महका सा एहसास भी जगता। कई महीने इसी तरह बीत गए। वक्त के साथ हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। वह मुझे अच्छी तरह समझने लगी थी, पर मैं अक्सर सोचता कि क्या मैं भी उसे समझ पाया हूँ। जब मैं उसके पास नहीं होता तो अक्सर उसे गुमसुम बैठा देखता, जबकि मैं उसे सदा मुस्कुराता देखना चाहता था। एक दिन मैंने उससे कह ही दिया, अनीता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? तुम कहो तो तुम्हारे माता पिता से मिलने आ जाऊं। यह सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पर एक पल को उदासीनता सी फैल गई। मुझे डर लगा कि कहीं वह मेरा प्रस्ताव अस्वीकार न कर दे, पर अगले ही पल वह मुस्कुराती हुई बोली, दरअसल मेरे पापा तो बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हुए हैं। मम्मी अकेली मिलकर क्या करेंगी? ऐसा करते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं, फिर तुम मेरे घर आ जाना। मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता था, अतः सहज स्वीकृति दे दी। उस दिन वह काफ़ी देर तक मुझे अपने घर वालों के बारे में बताती रही। मैं आंखों में आंखें डाल उसकी बातें सुनता रहा।
वह अपने पापा के काफ़ी करीब थी। कहने लगी, मेरे पापा मुझ पर जान छिड़कते हैं। यदि मेरी आंखों में नमी भी नजर आ जाए तो वे अपने सारे काम छोड़कर मुझे मनाने और खुश करने में लग जाते हैं। जब तक मैं हंस न दूं उन्हें चैन नहीं मिलता। अच्छा, तो तुम्हारे पापा क्या बिजनेस करते हैं? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है। और मम्मी? मम्मी हाउसवाइफ हैं। घर को इतने करीने से सजा कर रखती हैं कि तुम देखकर दंग रह जाओगे। कोई भी चीज़ इधर से उधर हो जाए तो समझ जाना कि उनके गुस्से से बच नहीं सकोगे। अच्छा, तो मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो वह मेरे सीने से लग गई। मैंने देखा उसकी आंखें भर आई थीं। क्या हुआ? मैंने पूछा, पर वह कुछ बोली नहीं। बहुत प्यार करती हो अपने पेरेंट्स से? तभी शादी का इरादा नहीं, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी। हाँ, शायद मैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। चिंता मत करो, तुम कहोगी तो हम उन्हें भी साथ ले चलेंगे। वे हमारे साथ रहेंगे, ठीक है ना? वह कुछ नहीं बोली, बस प्यार भरी नज़रों से मुझे देखती रही। मुझे लगा जैसे उसे मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, पर मैंने भी अपने मन में दृढ़ फैसला कर लिया कि अनीता के माता पिता को अपने साथ रखूंगा। आखिर उसके पेरेंट्स मेरे भी तो पेरेंट्स हुए ना। पेरेंट्स के अलावा अनीता अक्सर अपने भाई और भाभी का जिक्र भी करती थी। उसने एक दिन विस्तार से सारी बात बताई कि उसका एक ही भाई है जो उसे बेहद प्यार करता है, मगर भाभी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं। भाभी ने शादी के बाद से भाई को अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। चलो आज मैं तुम्हारे घर वालों से मिल लेता हूँ। एक दिन फिर मैंने अनीता से कहा तो वह थोड़ी खामोश हो गई। फिर बोली, कुछ महीनों के लिए पापा के साथ मम्मी भी गई हैं। वैसे मैंने उनसे तुम्हारी सारी बातें शेयर की हैं। उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं। मैंने उन्हें आपका फ़ोटो भी दिखाया है। ऐसा करते हैं नितिन, मैं तुम्हारे घर वालों से मिल लेती हूँ। मेरा बेटा भी फ़िलहाल घर पर नहीं है, मैंने कहा। यह तो बड़ी मुश्किल है, पर देखो मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मतलब तुम शादी की तारीख तय करो, तब तक मम्मी पापा भी आ जाएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा, मगर तुम एक बार फिर सोच लो। शादी के लिए पूरी तरह तैयार होना। बिल्कुल, मैं तन मन धन से आपकी बनने को तैयार हूँ, अनीता ने हंसते हुए कहा। तो मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। उस रात मैं बड़ी देर तक जागता रहा। अनीता ही मेरे ख्यालों में छाई रही। रह रहकर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। दिल में एक भय भी था कि कहीं उसके माता पिता तैयार नहीं हुए तो, भाई भाभी ने किसी बात पर ऐतराज़ किया तो। मगर अनीता की संशय रहित हाँ ने मेरी हिम्मत बढ़ाई थी। मैंने ठीक 12 बजे अनीता को फ़ोन किया। अगले महीने की पहली तारीख को हम सदा के लिए एक हो जाएंगे। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, तुम यह डेट फाइनल कर लो। मगर तुम्हारे मम्मी पापा और भाई, वे लोग पहुंच तो जाएंगे ना? मैं उन्हें अभी बता देती हूँ, खुशी से चहकती हुई अनीता ने कहा। तो मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। अगले ही दिन मैंने अपने खास लोगों को शादी की सूचना दे दी। बेटे से तो यह बात बहुत पहले ही शेयर कर ली थी। वह बहुत खुश था। हमने तय किया कि कोर्ट मैरिज करके रिश्तेदारों को पार्टी दे देंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। शादी का दिन करीब आ गया। यूनिवर्सिटी में भी सबको इसकी सूचना मिल चुकी थी। हमारे रिश्ते से सब बहुत खुश थे। शादी से एक सप्ताह पहले जब मैंने अनीता से उसके घर वालों के बारे में पूछा तो वह बोली कि सब आ जाएंगे। मैंने अपनी सहमति दे दी। शादी का दिन भी आ गया। मेरा बेटा 4 दिन पहले आ चुका था। हम घर से सीधे कोर्ट जाने वाले थे। इसी पार्टी में मेरे और अनीता के सभी परिचितों और रिश्तेदारों को मिलना था। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा रिश्तेदार शहर में नहीं थे और शहर से बाहर के रिश्तेदारों को मैंने बुलाया नहीं था। अनीता ने अपने रिश्तेदारों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया था। ठीक 11 बजे हमें कोर्ट पहुंचना था। मैं 10 बजे ही पहुंच गया। 11 बज गए पर अनीता नहीं आई। फ़ोन किया तो फ़ोन व्यस्त मिला। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगा। करीब 12 बजे अनीता अपनी 2-3 महिला मित्रों के साथ आई। एक वृद्ध आंटी और उनका बेटा भी था। मैं अनीता को अलग ले जाकर उसके घर वालों के बारे में पूछने लगा। वह थोड़ी घबराई हुई सी थी। बोली, मम्मी पापा और भाई सब एक साथ आ रहे हैं। ट्रेन लेट हो गई है, अब वे टैक्सी लेकर आएंगे। चलो फिर हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं, मैंने कहा। तो वह खामोशी से बैठ गई।
करीब 1 घंटा और गुजर गया। इस बीच अनीता ने 2-3 बार अपने घर वालों से बात की। वे रास्ते में ही थे। नितिन, अभी मम्मी पापा को आने में 2-3 घंटे और लग जाएंगे। मैंने स्थिति की गंभीरता समझते हुए उसकी बात सहर्ष स्वीकार कर ली। हमने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। एक दूसरे को वरमाला पहनाकर पति-पत्नी बन गए। पर मन में कसक रह गई कि अनीता के घर वाले नहीं पहुंच पाए। अनीता भी बेचैन सी थी। 2 घंटे बीत गए। मैंने अनीता की तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो वह फिर फ़ोन मिलाने लगी। अचानक मैंने देखा कि बात करते करते वह रुआसी सी हो गई। मैं दौड़कर उसके पास गया। क्या हुआ अनीता, सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं, वह परेशान स्वर में बोली। मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वे जिस टैक्सी से आ रहे थे वह किसी गाड़ी से टकरा गई। भाई है उनके पास, वह उन्हें अस्पताल ले गया है। मैं अस्पताल होकर आती हूँ। नहीं रुको, मैं भी चल रहा हूँ, मैंने कहा तो वह एकदम असहज होती हुई बोली। अरे नहीं नितिन, आप मेहमानों को संभालो, मैं अकेली चली जाऊँगी। सब कुछ अकेले हैंडल करने की आदत है मुझे। आदत है तो अच्छी बात है अनीता, पर अब मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। मेहमानों को विजय देख लेगा। बेटा ज़रा गाड़ी निकालना, हम अभी आते हैं, मैंने कहा और बेटे को सारी जिम्मेदारी सौंप अनीता के साथ निकल पड़ा। रास्ते में अनीता बहुत गुमसुम और परेशान थी। मैं उसकी स्थिति समझ रहा था। अनीता एक्सीडेंट नोएडा में हुआ है। अब बताओ कि उन्हें किस अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हम नोएडा पहुंचने वाले हैं, गाड़ी चलाते हुए मैंने पूछा तो वह कुछ देर खामोश सी मुझे देखती रही। फिर धीरे से बोली, सिटी हॉस्पिटल। मैंने तेज़ी से गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दी। अनीता, फ़ोन करके पूछो कि अब उनकी तबीयत कैसी है, चोट कहाँ कहाँ लगी है, कोई सीरियस बात तो नहीं। और हाँ, यह भी पूछो कि उन्हें किस वार्ड में रखा गया है। मेरी बात सुनकर भी वह खामोश रही। उसे परेशान देख मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, अतः मैं भी खामोश रहा। गाड़ी अस्पताल तक पहुंच गई तो मैंने फिर वही बात दोहराई। अनीता प्लीज़ अपने भाई से पूछो कि वे किस वार्ड में हैं। वह खामोश रही तो मैं घबरा गया। उसे झंझोड़ता हुआ बोला, अनीता तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? बताओ अनीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अचानक अनीता फूट फूट कर रो पड़ी। कहीं नहीं है मेरे मम्मी पापा, कहीं नहीं हैं। मैं अकेली हूँ इस दुनिया में, बिल्कुल अकेली, कोई नहीं है मेरा। उसे रोता देख मैं घबरा गया। बोला, यह क्या कह रही हो तुम? मम्मी पापा ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो अनीता, मैं चल रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम बस बताओ उन्हें किस वार्ड में रखा गया है। अनीता मेरी तरफ देखती रही, फिर भीगी पलकें पोंछती हुई बोली, मैंने तुमसे झूठ कहा था नितिन, मेरे मम्मी पापा बचपन में ही मर गए थे। कोई भाई बहन नहीं है। एक बुआ थीं जिन्होंने मुझे पाला पोसा, फिर वे भी इस दुनिया से चली गईं। सालों से बिल्कुल अकेली ज़िंदगी जी रही हूँ। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरा एक परिवार है। मुझे माफ़ कर दो नितिन। मैं हैरान सा उसे देखता रहा, फिर पूछा, पर ऐसा करने की वजह है? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ नितिन। मुझे लगता था कि यदि मैंने सच बता दिया तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना नितिन, आई लव यू। मुझे अनीता पर कतई गुस्सा नहीं आ रहा था, उल्टा उसके लिए सहानुभूति महसूस हो रही थी। अतः मैंने कहा, झूठी कहानियाँ गढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी अनीता, मैं तो खुद अकेला हूँ, तुम्हारी तकलीफ़ कैसे नहीं समझूंगा। और हाँ, मैं वादा करता हूँ आज के बाद तुम्हें परिवार की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हूँ ना तुम्हारा परिवार, हम दोनों अकेले हैं, मिल जाएंगे तो खुद परिवार बन जाएगा। अनीता के चेहरे पर विश्वास की लकीरें खिंच आई थीं। उसने सुकून के साथ अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया। मैंने गाड़ी डॉक्टर संदीप के क्लिनिक की तरफ मोड़ ली। वे मेरे सहपाठी और जाने माने मनोचिकित्सक हैं। यदि ज़रूरत महसूस हुई तो वे अनीता की काउंसलिंग कर उसे नई ज़िंदगी की बेहतर शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।